हेलो, वेलकम टू एनीवे डोर। तो ये हमारा पार्ट 4 जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक 3 द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन। अब जैसे कि टॉपिक है कि रिवॉल्यूशन की एज क्या थी, कि कब से कब तक रिवॉल्यूशन चला, तो उसी के बारे में यहाँ बताया है। स्टार्टिंग होती है कि जो कंजर्वेटिव्स थे, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में सारा पढ़ लिया था, 40 मिनट्स की वीडियो थी। तो जैसे कि हमने देखा कि जो कंजर्वेटिव्स है वो आ गए थे यूरोप में, और जो कंजर्वेटिव्स है वो अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और उनको ख़त्म करने के लिए लिबरलिज्म नेशनलिज्म तो चाहिए ही था। और फिर इटालियन और जर्मन स्टेट जो थे यूरोप के, या फिर जो ऑटोमन एम्पायर थे, आयरलैंड था, पोलैंड था यूरोप में, इन सब जगहों में जो है लोगों को ये लगने लगा कि अगर हमें कंजर्वेटिव्स को ख़त्म करना है तो लिबरल नेशनलिज्म चाहिए। पर अगर लिबरल नेशनलिज्म चाहिए तो हमें रिवॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। उसको जोड़ा गया लिबरल नेशनलिज्म को रिवॉल्यूशन से, कि अगर ये चाहिए दोनों तो हमें रिवॉल्यूशन तो मस्ट है। तो रिवॉल्यूशन हुआ। These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, and among whom were professors, school teachers, clerks and member of commercial middle classes. और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ इसको किसने लीड किया? किसने किया? लिबरल नेशनलिस्ट ने, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट से बिलोंग करते थे, यानी कि जो हाई मिडिल क्लास थी, जो मतलब पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास के लोग थे बेसिकली, वो जिनमें आते थे प्रोफेसर, स्कूल के टीचर, क्लर्क वगैरह, या फिर जो कमर्शियल मिडिल क्लास थी, बिजनेस वाली जो मिडिल क्लास थी जो बिज़नेस करती थी, ठीक है, वो सारे ये सारे जो लोग थे इंक्लूडेड थे, और यही लीड कर रहे थे इस रिवॉल्यूशन को। अब जो पहला रिवॉल्यूशन हुआ वो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, और जो बर्बन डायनेस्टी थी जिसको कंजर्वेटिव ने 1815 के बाद दोबारा पावर दे दी थी, उसको दोबारा अब जो है लिबरल रिवॉल्यूशनरीज ने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और उन लिबरल रिवॉल्यूशनरीज का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई उन्होंने, जिसका हेड किसको रखा उन्होंने? लुइस फिलिप को। और जो ड्यूक मैटरनिच था, जो इनके अपोजिट था, लिबरल्स के अपोजिट, जो कंजर्वेटिव्स के साथ था, जो ट्रिटी ऑफ विना का हेड था, ड्यूक मैटरनिच, उसने ये बोला कि जब फ्रांस छींकता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे जो यूरोप है उसको सर्दी लग जाती है। यानी कि जैसे कि दिख रहा है फ्रांस में जो है ये हुआ रिवॉल्यूशन, तो जो है पूरे यूरोप पर इसका असर हुआ। जो द जुलाई रिवॉल्यूशन इसी को बोला जा रहा है जो 1813 में हुआ, क्योंकि जुलाई में हुआ था इसको, इसलिए जुलाई रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो ये जो जुलाई रिवॉल्यूशन है ये बेल्जियम और ब्रुसल्स वगैरह में भी हुआ। ब्रुसल्स बेल्जियम में ही है, ठीक है। तो जो जुलाई रिवॉल्यूशन है वो बेल्जियम में भी हुआ, और बेल्जियम ने जो है रिवॉल्यूशन करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से अलग हो गया बेल्जियम। An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Elite का यानी कि जो हाई क्लास के लोग होते हैं, elite मतलब हाई क्लास के लोग। तो जो हाई क्लास के एजुकेटेड लोग थे उनके अंदर जो नेशनलिस्ट की फीलिंग आई कि हम सब एक है, ये वाली जो फीलिंग आई वो किस इवेंट के थ्रू आई? द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के थ्रू आई। अब जो ग्रीस है वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट होता था 15th सेंचुरी से। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked of a struggle for independence among the Greeks which began in 1815. अब जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर का जो है पार्ट हुआ करता था ग्रीस, और ऑटोमन एम्पायर यूरोप में था, तो जैसे जैसे जो यूरोप में नेशनलिज्म की रिवॉल्यूशनरी जो नेशनलिज्म है वो बढ़ रहा था, तो ऐसे ऐसे जो है अब जो ग्रीक्स के लोग हैं, ग्रीस में रहने वाले जो हैं ग्रीक्स, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियंस, ऐसे ग्रीस में रहने वाले जो ग्रीक्स हैं, उन्होंने भी अब इंडिपेंडेंस की डिमांड शुरू कर दी 1821 में। अब जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस में उनको सपोर्ट कहाँ से मिला? अब उनको इंडिपेंडेंस चाहिए तो सपोर्ट भी तो चाहिए, तो उनको सपोर्ट दो जगह से मिला। पहला मिला उन ग्रीक से जो एग्जाइल थे, यानी कि जो देश के बाहर निकाल दिए गए थे जो ग्रीक्स, उनसे जो है बाकी के जो कंट्री के अंदर ग्रीक्स रह रहे थे उनको सपोर्ट मिला। और बाकी जो वेस्टर्न यूरोप में रहने वाले जो यूरोपियंस थे उनको जो ग्रीक कल्चर था, एंशंट ग्रीक कल्चर, उससे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी थी, तो उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। अब जो पोइट्स और आर्टिस्ट थे उनको ये लगता था कि जो यूरोप है वो इस्टेब्लिश ग्रीस की वजह से हुआ है, ठीक है। जो यूरोप की सिविलाइजेशन है वो ग्रीस की वजह से है, ठीक है। ग्रीस की वजह से ही जो है मेन यूरोप बना। द इंग्लिश पोइट organized funds and later went to fight in the war where he died of fever in 1815. अब जो एक इंग्लिश पोइट था लॉर्ड बैरन, उसने फ़ंड ऑर्गेनाइज करे और फिर वो बाद में जो है वो वॉर में लड़ने चला गया, लेकिन वॉर में जाकर उसे जो है फीवर आ गया और वो वहीं वॉर में मर गया 1824 में। और फाइनली एट लास्ट जो है
एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है साइन हुई 1832 की, जिसमें ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया। ठीक है, तो यही था बस इसमें अभी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3.1 एंड उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट, उससे भी नेक्स्ट टॉपिक 3.2 एंड उसके बाद 3.3 है एंड हाँ उसके बाद 4 है, तो ये 3 है, तो इन्हें भी हम कंप्लीट करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कैसे जो है हमने से उन्होंने कैसे जो है लिबरलिज्म को रिवॉल्यूशन से कनेक्ट किया, और फिर जो है रिवॉल्यूशंस कैसे जो है लिबरल नेशनलिस्ट ने जो है लीड किया, और जो है फिर कैसे हमारा जो है पहला जो है अपहेवल हुआ फ्रांस में जुलाई 1813 में, और कैसे बर्बन डायनेस्टी को वापस जो रिस्टोर कर दिया गया था उसको वापस तबाह कर दिया। और जो मेन लाइन है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ये भी हमने पढ़ ली। ये किसने बोली है? ड्यूक मेटरनिच ने। और हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी पढ़ लिया, कैसे ग्रीस जो है ग्रीक के लोगों ने इंडिपेंडेंस मांगी और कैसे उन्हें दो जगह से सपोर्ट मिला। एक उन ग्रीक से जो देश के बाहर निकाल दिए गए थे, और एक वेस्ट यूरोपियंस थे जिनको ग्रीक कल्चर से, एंशिएंट ग्रीक कल्चर से सिंपैथी थी। और कैसे जो है इंग्लिश पोइट जो है उनकी डेथ हुई 1824 में। और फाइनली जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है 1832 की, उसने ग्रीस को कैसे एज एन इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब अगर नेशनलिज्म चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हमें रिवॉल्यूशन करना है या हर बार हमें जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है, ये सब करना है, नहीं। कल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री को एक करने के लिए, नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के अंदर लाने के लिए। और कल्चर कैसे करता है? आर्ट के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, स्टोरीज़, म्यूज़िक, इन सब के थ्रू जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और नेशनलिस्ट फीलिंग को मतलब जागरूक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आता है लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। अब यहाँ पर एक टर्म दी गई है हमें विच इज़ रोमांटिसिज्म। इसका मतलब होता है कि एक कल्चरल मोमेंट जिसके थ्रू हम नेशनल सेंटिमेंट यानी कि लोगों के अंदर एक नेशन की भावना जो है वो डेवलप कर सकते हैं। एक रोमांटिक अब यहाँ the poet's glorification of religion and science. Now there were two romantic artists, and poets generally criticize the glorification of religion and science. रोमांटिक आर्टिस्ट थे, यानी कि वो आर्टिस्ट जो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि हम कल्चर के थ्रू लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग लाएंगे। उन आर्टिस्ट का जो है, वो आर्टिस्ट जो हैं या फिर वो जो पोइट्स थे, वो बिल्कुल भी जो है रीजन्स या साइंस पर बिलीव नहीं करते थे। उनका बस यही मानना था, वो यही फोकस करते थे कि इमोशंस के थ्रू हम हमारी जो इंट्यूशंस है, यानी कि जो हमारा दिल कह रहा है, जो हमारी फीलिंग्स कह रही है, उनके थ्रू हम जो है लोगों के अंदर जो है नेशनलिस्ट फीलिंग ला सकते हैं। उनका एफर्ट क्या था? उनका एफर्ट ये था कि वो लोगों के अंदर जो है कलेक्टिव हेरिटेज की फीलिंग लाए कि हम सब एक है, हम सबका हेरिटेज एक है, हमारा कॉमन कल्चर पास्ट है, हमारा जो कल्चरल पास्ट है वो कॉमन है, और ऐसे ही जो है वो नेशन बनाना चाहते थे। दूसरे रोमांटिक्स थे जैसे कि जर्मन फिलोसफर थे, जो वो थे जो कि ये सोचते थे कि हम जो है अपने कल्चर के थ्रू लोगों में एकता लाएंगे। वो जो थे वो कौन कौन थे? जर्मन फिलोसफर थे जैसे कि जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है, यहाँ पर उनके जो है लिखा भी है, बॉर्न इन 1744 एंड 1803। अब वो ये क्लेम करते थे कि अगर ट्रू जर्मन कल्चर है ना, वो जो है कॉमन पीपल के थ्रू ही डिस्कवर हो सकता है, जिसको हम दास वॉक कहते हैं। एंड इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉक्स गीस्ट वॉज पॉपुलराइज्ड। और वो कैसे आ सकती है? फोक सॉन्ग्स के थ्रू, फोक पोइट्री के थ्रू, जो फोक डांस होता है उसके थ्रू। ठीक है, जो ट्रू स्पिरिट है नेशन की। ठीक है,
करना, जैसे कि अलग अलग टाइप के जो फोक कल्चर हैं, ये सब चीज़ों को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, इसी जो है यही एक बेस बनता था नेशन बिल्डिंग को बनाने का, एक तरह से नेशन को एक करने का। यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है नेशनलिज्म चाहिए तो लड़ाई झगड़ा ही ज़रूरी है, हम जो है वो कल्चर के थ्रू भी जो है कर सकते हैं नेशनलिज्म। जैसे फोक सॉन्ग की हमारा सारा फोक सॉन्ग एक है, हमारा फोक पोइट्री एक है, फोक डांस हमारा एक है, इस तरीके से जो कॉमन लोग हैं वो भी नेशनलिज्म ला सकते हैं हम। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist feeling to large audiences who were mostly illiterate. Emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. यानी कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, ऐसी लैंग्वेज जो सब समझ सकें, और जो फोकलोर था जो कि लोक कथाएँ थी, इन सब के थ्रू जो है एक अगर ये सब का यूज़ जो है वो आर्टिस्ट वगैरह करते तो इनसे जो है क्या होता है क्या होता था कि जो नेशनल स्पिरिट है, जो एक हेरिटेज है नेशनल की, हम सब एक है, ये वाली जो फीलिंग है ये लोगों में आती, और जो ये जो आइडिया है जो मॉडर्न नेशनलिस्ट का जो आइडिया है लार्ज ऑडियंस तक जा सकता था जो ज़्यादातर इलिटरेट होती थी, यानी कि बिना पढ़ी लिखी। और दिस वाज स्पेशली इन द केस ऑफ पोलैंड, और पोलैंड का एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जो ग्रेट पावर्स थी रशिया, प्रशियन, ऑस्ट्रिया, इन्होंने जो है पोलैंड को पकड़कर इसका पार्टीशन कर दिया था 2 हिस्सों में। पर ये और जो है फिर ये अब पार्टीशन कर दिया तो फिर ये अब कोई भी इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो नहीं रही है ना, पार्टीशन हो गया इसका, लेकिन इसके अंदर जो नेशनल फीलिंग थी वो अब भी ज़िंदा रही। किसके थ्रू? म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू। एग्जाम्पल कैरोल कुरपिंस्की, यानी कि एक एग्जाम्पल है इस इंसान का जिसने जो है नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया अपने ओपेराज और म्यूज़िक के थ्रू और अपने जो फोक डांसेस हैं उनके थ्रू, जैसे कि पोलानाइज मजूरका, ठीक है, नेशनलिस्ट सिंबल्स के थ्रू, ये सब के थ्रू। अब यहाँ पर ये बात आ गई लैंग्वेज की, तो कि लैंग्वेज जो है कैसे उसने जो है वहाँ पर किया वर्नाकुलर लैंग्वेज ने, और कैसे जो है हमारा जो फोक्स हैं इन्होंने किया। अब यहाँ पर लैंग्वेज का और थोड़ा डिटेल बता रहे हैं कि लैंग्वेज ने और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। लैंग्वेज ने एक बहुत अच्छा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल डेवलप किया नेशनल जो सेंटिमेंट्स थी, फीलिंग थी, उनको डेवलप करने में। After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and Russian language was imposed everywhere. अब जब जैसा कि बताया है कि जो ग्रेट पावर्स थे जैसे रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने जो है पोलैंड को पकड़ के इसका पार्टीशन कर दिया था। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जब रशिया ने जो है पोलैंड को जब ऑक्यूपाई किया, उस पर राज किया, मतलब उसको ऑक्यूपाई किया, तो वहाँ पर जो है पोलैंड की जो पोलिश लैंग्वेज थी उसको बंद करवा दिया गया हर जगह पे, और सिर्फ रशियन लैंग्वेज का ही यूज़ करने लगे। तो 1831 में अब जो है रशिया के ख़िलाफ़ फिर एक आंदोलन चलाया गया जिसको दबा दिया गया रशियंस के थ्रू। अब इसके कारण जो पोलैंड के जो क्लर्जी लोग थे, यानी कि जो चर्च वगैरह के लोग थे, उनको बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने जो है अपनी खुद की पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करना शुरू किया एज अ वेपन, ठीक है। अब जो पॉलिश जो है चर्च गैदरिंग्स वगैरह हर जगह पर यूज़ होती थी वो, ठीक है, और अगर कोई इंसान पॉलिश रशिया में रहकर पॉलिश लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो मतलब वो रशिया के ख़िलाफ़ जा रहा है, यही इसका मतलब निकलता था। जिसके कारण लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय रशियन अथॉरिटीज़ एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। और ऐसा कर रहे थे पोलैंड के लोग, पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे थे, इसके कारण बहुत सारी मात्रा में जो प्रीस्ट थे उनको पकड़ के उठा के जेल में डाल दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज़ द्वारा, और उन्हें पनिशमेंट दी गई क्योंकि वो जो है रशियन लैंग्वेज में प्रीच नहीं कर रहे थे, यानी कि जो धर्म का उपदेश है, चर्च गैदरिंग्स वगैरह, वो रशियन लैंग्वेज में नहीं कर रहे थे, पॉलिश लैंग्वेज में कर रहे थे। क्योंकि अगर पॉलिश लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहे थे तो इसका मतलब यही माना जाता था कि वो रशियन डोमिनेंस के खिलाफ जा रहे हैं, यानी कि रशिया के खिलाफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई गई है एज फॉर क्रिएटिंग नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट फीलिंग। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, इसके ईयर्स चल रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली हार्डशिप के दिन थे यूरोप में, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का उसमें बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ गई पूरे यूरोप में, और जितनी भी कंट्रीज़ थी उनमें जो है जॉब्स पाने वाले लोग जो है ज़्यादा थे और जॉब्स काफ़ी कम बची थी,
ठीक है। जॉब सीकर्स ज़्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम थी, और जो रूरल एरियाज़ के लोग थे वो सिटीज़ में आ रहे थे और जो है बस्तियों में रहने लग गए थे। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर है टाउन में, उनको भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ा इम्पोर्ट से, जो इंग्लैंड कर रहा था अपने चीप मशीन मेड गुड्स का, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। यानी कि जो इंग्लैंड है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो वो जो है अपने कपड़े, स्पेशली कपड़े जो है वो इस एरिया में जो है इम्पोर्ट कर रहा था, काफ़ी सस्ते थे जो। और जो छोटे छोटे जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखना पड़ रहा था, क्योंकि उनके घर पे बनाए हुए जो कपड़े हैं वो नहीं बिक रहे थे। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन में ज़्यादा देखा जा रहा था, यानी कि जो कपड़े का प्रोडक्शन था उसमें, जिनको ज़्यादातर घरों में या छोटी छोटी दुकानों में ही किया जाता था, और उस टाइम पर ज़्यादा मैकेनाइज नहीं होता था वो। और इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड एबॉलिशन। और वो रीजन यूरोप के जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर एंजॉय कर रही थी, वहाँ पर जो पीजेंट्स हैं उनको अभी भी फ्यूडल ड्यूज़ वगैरह जो है, कर्ज वगैरह और जो ऑब्लिगेशंस है, ये सब जो है इनका बर्डन उन पे अभी भी था। और जो फूड के जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बुरी हार्वेस्ट हुई थी, अच्छी खेती नहीं हुई थी, और जिसके कारण पॉपुलिज्म यानी कि पॉवर्टी भी बहुत बढ़ गई थी टाउन और कंट्री में। अब जो 1848 का ईयर था वो बीसी टाइप का ईयर था। फूड शॉर्टेज हो गई थी हर जगह पर, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, स्पेशली पेरिस में। और पेरिस में जो लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा था, और जो है वो सड़कों पर आ गए थे। जो बैरिकेड्स थे वो जो है तोड़ दिए गए, और जो लुइस फिलिप है उसको वहाँ से पेरिस से भागना पड़ा। A national assembly proclaimed the republic after granted suffrage to all adult male above 21, और पेरिस में जो नेशनल असेंबली है उसने रिपब्लिक जो है प्रोक्लेम किया, यानी कि रिपब्लिक कर दिया। एंड वो सफरेज है वो उसका राइट दे दिया सभी मेल्स को जो 21 साल से ऊपर के, यानी कि वोटिंग अधिकार मेल्स को दे दिया जो 21 एज से अबव हैं। और सबको राइट टू वर्क दे दिया कि सभी को काम करना है, सभी को काम करने का अधिकार है। और जो नेशनल वर्कशॉप थी उन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट देना भी शुरू किया। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them order for finished textile but drastically reduced their payments. पहले 1845 में जो सिलेसिया के वीवर्स थे, सिलने वाले थे, उन्होंने एक जो है रिवोल्ट चलाया कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो जो है वीवर्स को रॉ मटेरियल देते और उनको जो है सेल्स का, कपड़ों का, और फिर बाद में जो है वो धीरे धीरे उनकी जो है पेमेंट भी बिल्कुल कम कर देते। इसलिए उन्होंने रिवोल्ट चलाया वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। और जो जर्नलिस्ट थे विलियम वॉल्फ, उन्होंने जो है कैसे डिस्क्राइब किया वो नीचे दिया गया है। कैसे था कि जो विलेजेस थे जहाँ पर 18,000 से ज़्यादा जो है लोग रहते थे, वहाँ पर कॉटन वीविंग सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था, यानी कि सबसे ज़्यादा किए जाने वाला काम था। ठीक है। और वहाँ पर जो है वर्कर्स का काफ़ी बुरा हाल था। क्योंकि जो है जॉब्स भी नहीं मिल रही थी, और जॉब्स नहीं मिल रही थी, इसी का फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर ने उठाया। उनके जो प्राइजेस थे गुड्स के, जो वो ऑर्डर कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स, वो बिल्कुल कम कर दिए, क्योंकि जॉब भी नहीं है, जॉब तो उन्हें चाहिए, तो वो कम प्राइजेस में भी जो है बेचारे काम करने को तैयार हो जाते थे। इसलिए इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर ने फ़ायदा उठाया। अब 4 जून को 2 बजे जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी भीड़ जो है वीवर्स की कहाँ पर जो है निकली, और जो है ट्रैक्टर्स थे जो उन्हें पैसा नहीं देते थे, उनके जो है मैंशंस के बाहर जाकर, घरों के बाहर जाकर हायर वेजेस, ज़्यादा वेजेस का डिमांड करने लगते हैं। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्ड एंड थ्रेट्स अल्टरनेट, को काफ़ी ज़्यादा डराया धमकाया भी जाता है, किनको, वीवर्स को। तो वो लोग होते हैं वो ग्रुप बनाकर उनके कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं, खिड़की फर्नीचर सब कुछ तोड़ने लगते हैं, और उनका स्टोर हाउस वगैरह सब तोड़ घेरते हैं, और जो भी कपड़े हैं उनको फाड़ घेरते हैं। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपनी फैमिली के साथ जो आस पड़ोस के विलेज होते हैं वहाँ पर भाग जाते हैं, उन्हें भगा देते हैं, ऐसे लोगों को नहीं रखते, एक्सेट्रा। इसके आगे का मतलब ऑलमोस्ट तो मैंने सारे पढ़ा दिया। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा न्यूज़पेपर का एक पार्ट है, जो कि हमें पढ़ना नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको पढ़ा ही दिया। बस यही है कि वो 24 घंटे बाद जो है वो वापस वगैरह आ जाते हैं, को जो है शॉर्ट किया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। तो अब यहाँ से हमारा जो है टॉपिक स्टार्ट होता है, और ये जो था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना। ठीक है, मतलब याद मत रखना, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया बस ऐसे ही। तो हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक 1848 का जो रिवॉल्यूशन है लिबरल्स का, वो
Parallel to the revolts of poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पुअर गरीब, जो अनएम्प्लॉयड जिसके पास काम नहीं था, उन लोगों का, जो गरीब का, जो भूखे पीजेंट्स थे और जो वर्कर्स थे, उनका जो मतलब 1848 में, उसी के साथ साथ जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे ना, उनका भी जो है इवेंट कैरी रिवोल्यूशन साथ साथ जो है चल रहा था। अब जो फरवरी में जो है 1848 में जो इवेंट्स घटे, कौन से, जिसमें जो है 21 से अबव मेल्स को जो है वोटिंग का अधिकार मिल गया और लुइस फिलिप को जो है मतलब ऐसे फोर्स किया और देश से भगा दिया। ये जो इवेंट्स घटे थे, रिपब्लिक बेस्ड जो है वो एक जो है बना, रिपब्लिक बेस्ड जो है यूनिवर्सल मेल सफरेज बना, यानी कि जो है मोनार्की तो ख़त्म हो गई, लुइस फिलिप को जो है भागना पड़ा और जो है एक यूनिवर्सल मेल सफरेज बना जिसमें जो है 21 से अबव मेल वोट कर सकते हैं। ये जो है ये इवेंट हुए फरवरी में 1848 में फ्रांस में। अब जो बाकी पार्ट्स थे यूरोप के, जो अभी भी इंडिपेंडेंट नेशंस नहीं बने थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, और वहाँ पर जो है और जो मैन और वुमेन थे लिबरल मिडिल क्लास के, वो एक साथ जुड़ गए और उन्होंने जो है एक डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन के लिए। वो चाहते थे कि जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन से देश चले, ठीक है, जनता को अधिकार मिले कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कैसे देश चलाना है, अधिकार मिले उन्हें जनता को, और जो है नेशनल यूनिफिकेशन आया, नहीं नेशन स्टेट बने। Up they took advantage of growing popular unrest to push their demand for the creation of nation state on parliamentary principle of constitution, freedom of press and freedom of association। वो ये भी चाहते थे कि जो है पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स बने, यानी कि जो है अब वो ये भी चाहते थे कि जो पार्लियामेंट्री है वो उसके प्रिंसिपल्स पे चले जो है चीज़ें, ठीक है, वही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से चले, पूरा पार्लियामेंट से चले, और फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले कि जो है प्रेस को पूरा अधिकार है वो क्या बोल सकती है क्या नहीं, ठीक है, और जो है एसोसिएशन की फ्रीडम मिले। अब जो जर्मन रीजन्स थे वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे होते हैं, मिडिल क्लास के प्रोफेशनल होते हैं, उनमें बिजनेसमैन भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस आर्टिशंस भी होते हैं, वो एक साथ जो है फ्रैंकफर्ट सिटी में जो है इकट्ठे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो ऑल जर्मन नेशन असेंबली को वोट करेंगे, मतलब लोगों को वोट करेंगे, और जो उनमें सेलेक्ट होंगे वो होंगे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो मई 18 में 1848 को 831 जो है मेंबर्स को वो इलेक्ट करते हैं, और वो सारे क्या कहलाते हैं, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है। और फिर वो जो है मार्च करते हुए कहाँ तक जाते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ठीक है, जो कहाँ हुआ था, चर्च में हुआ था, सेंट पॉल की। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। They drafted a constitution for a German nation to be headed by monarchy subject to a parliament। और जब ये एसटी पॉल चर्च में मिले तो इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया कि जो जर्मन नेशन है उसको हेड मोनार्की ही करेगी, राजा ही करेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट होगा, यानी कि उसको पार्लियामेंट को जवाब देना होगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी मर्जी कर रहा है, वो पार्लियामेंट के लिए सब्जेक्ट होगा, यानी कि उसको पार्लियामेंट को जवाब देना होगा, ऐसे नहीं कुछ भी करेगा वो। When the deputies offered the crowns of these terms to Friedrich William For the king of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। और जब ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जो है जो प्रशिया का जो किंग है इसको फ्रेडरिच को जो है जब प्रस्ताव जो है ये जो बनाया गया था प्रस्ताव की मोनार्की ही होगी, लेकिन जो है सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट होगी, ये वाला जो प्रस्ताव है जब प्रशिया के किंग के सामने रखा गया तो उसने इसे रिजेक्ट कर लिया और बाकी सारे मोनार्क के साथ मिलकर उसने इस असेंबली के ऊपर हल्ला बोल दिया, मतलब इसको अपोज कर दिया। अब जो पार्लियामेंट था उसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे, क्योंकि यही जो है झुंड बना के निकले थे, ठीक है, फ्रैंकफर्ट में, ठीक है, वोट करने के लिए, जिनमें से जो है ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लोग जो है सेलेक्ट हुए थे, तो ये भी मिडिल क्लास के लोग थे। तो अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं इन्होंने जो है जो गरीब जो लोग थे, ये जो पुअर अनएम्प्लॉयड लोग थे, इनकी जो है मांग को पूरा करना बंद कर दिया, ठीक है, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया। तो क्या हुआ कि जो अभी जो गरीब लोग थे इन्होंने अपना सपोर्ट उनसे मिडिल क्लास के लोगों से खींच लिया, जिसके कारण ये जो पार्लियामेंट था आखिर में जो है डिसबैंड हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया, मतलब हुआ ही नहीं, ठीक है, वहीं पे डिसरप्ट हो गया।
अब जो है वुमेन का यहाँ पर इशू दिखा रहे हैं कि उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था, तो जो वुमेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी एक्टिवली, वो भी काफ़ी सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन में जो है बना रही थी, ग्रुप्स बना रही थी, काफ़ी सारे पार्टीज़ बना रही थी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बना रही थी और पॉलिटिकल मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट ले रही थी। लेकिन फिर भी उनकी जो है उनकी जो मांगे हैं उनको डिनाई कर दिया गया था, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। और जब जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो हुआ था, जो मैंने ऊपर बताया था, सेंट पॉल जो है चर्च में, वहाँ पर जो है वुमेन को बुलाया तो गया, लेकिन वहाँ पर उनको भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ उनको सिर्फ ऐसे एज अ विजिटर या एज अ ऑडियंस बुलाया गया, सिर्फ देखने के लिए ऊपर से कि जो देख लो तुम्हें क्या है। उनका मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं, मतलब उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी उनके इंटरेस्ट को। अब ये जो साइकिल चल रही थी पूरी कि रिवोल्यूशन हो रहा है, रिप्रेशन हो रहा है, रिवोल्यूशन कर रहे हैं, फिर उसको दबाया जा रहा है कंजर्वेटिव्स द्वारा, तो कंजर्वेटिव्स भी इससे परेशान हो गए थे। तो फिर जो है इसको ख़त्म करने के लिए कंजर्वेटिव ने एक तरीका सोचा, विच इज़ ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल्स की थोड़े से जो है कंसेशन लिबरल्स को दे दिए जाए, कुछ अधिकार दे दिए जाए ताकि ये भी खुश हो जाए, ये बंद करे। तो 1848 की ईयर्स के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, इन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे जो कि पहले वेस्ट यूरोप में 1815 से पहले हुआ करते थे, जिसमें क्या था कि सर्वडम और जो बॉन्डेड लेबर है उनको ख़त्म कर दिया गया, और हैब्सबर्ग में और रशिया वगैरह में। और जो हैब्सबर्ग के रूलर थे उन्होंने जो हंगरियंस थे उनको 1867 में कुछ थोड़ी बहुत पावर्स दे दी। तो यही था हमारा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करने आप प्लीज़।